मैं सारा सिंह सारा आयुष यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सीरीज जारी है। हिस्ट्री में अभी तक में वैदिक सिविलाइजेशन को कवर कराया जा चुका है और आज आप जानोगे महाजनपद काल क्या है। और यह टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह सकते हो एंशियंट इंडिया का ये शॉल है, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारा सब टॉपिक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम दो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दो अथवा क्यों ना आप वनडे एग्ज़ाम दो, तो क्वेश्चन तो आना तय होता है। दूसरी बात यह है कि ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस टॉपिक को मतलब बहुत ही अच्छी तरह से कवर कराया गया है। सभी जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी क्वेश्चन बनने के आयाम थे, सभी को क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो आप इस टॉपिक को जानें, आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं क्या है महाजनपद काल, क्या है महान हलचल का काल। इस महाजनपद काल को कई नामों से जाना जाता है। महाजनपद काल बोलते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोलते हैं, 6th सेंचुरी बीसी बोलते हैं, और महान हलचल के काल के रूप में भी जाना जाता है, महान परिवर्तन के काल के रूप में जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है, सूत्र काल के रूप में जाना जाते हैं। आखिर इतना नाम इस काल का क्यों पड़ा है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई पार्ट में इसको बांट के पढ़ना होगा आपको, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। 6th सेंचुरी बीसी ये भारतीय इतिहास में महान हलचल के काल के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। ये तो इतना तो पता होगा आपको, क्योंकि हर क्षेत्र में क्या होगा, महान परिवर्तन होगा। हर क्षेत्र में क्या होगा, महान परिवर्तन होगा। चाहे राजनीतिक की क्षेत्र की आप बात कीजिए, अगर आप राजनीतिक की क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या होता है कि जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बनेगा। और यहाँ आते आते आप 16 जनपद के बारे में जरूर नाम सुने होंगे, भले याद हो या ना हो अलग बात है, लेकिन नाम तो जरूर सुने होंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ ऋग्वेद काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या है, जन है, वहीं उत्तर वैदिक काल में जनपद बनता है, और यहाँ आते आते क्या, वही जनपद प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद हो गया। और इसी महाजनपद में 16 महाजनपदों में से जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का नाम जरूर सुने होंगे, वो क्या होता है, सबसे आगे निकल जाता है। सबसे आगे सभी जनपदों में क्या होता है, आगे निकल जाता है। और इसके बहुत सारे कारण है कि क्यों मगध जनपद आगे निकल जाएगा, अपने राजाओं के दूरदृष्टि के वजह से, अपने भौगोलिक स्थिति के वजह से, ठीक है, दूसरी अपने सांस्कृतिक सोच के वजह से, क्योंकि मगध संस्कृति उस समय जो मगध महाजनपद था उसका आर्यीकरण नहीं हुआ था। और क्यों नहीं हुआ था, सारी चीज़ को मैं बताऊंगी, लेकिन अभी जानिए कि मगध जो जनपद था वो सभी जनपदों में क्या होगा, आगे निकल जाएगा। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन होता है, तो आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो एक तो व्यापार वाणिज्य के बारे में पर्याप्त जानकारी यहाँ पर मिलने लगेगी, क्योंकि वैदिक काल में जब हम आप लोगों को बताए थे तो बोले थे कि व्यापार वाणिज्य के बारे में जानकारी तो मिलती है, जैसे कि परावत शब्द सुने होंगे समुद्र के बारे में, श्रेष्ठी, श्रेष्ठीन, कुशीद, कुशीदीन, ये सारे शब्द मैं बताई थी कि सभी व्यापारिक शब्द थे, लेकिन हमें स्पष्टता जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि क्या कंडीशन थी व्यापार का। ओके, लेकिन यहाँ पर आते आते आपको क्या मिलेगा, पर्याप्त जानकारी मिलेगी, हर क्षेत्र से जानकारी मिलेगी कि किस तरह से इस काल में व्यापार और वाणिज्य का क्या हुआ था, विकास हुआ था। देखिए दूसरी बात, पहली बार भारतीय इतिहास में क्या होगा, व्यापार में सिक्के का प्रचलन होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहली बार व्यापार में क्या होगा, सिक्के का प्रचलन होगा, सिक्के का प्रयोग किया जाएगा, आहत सिक्के का प्रचलन होगा, और इसी काल में होगा, ठीक है। इसके पहले मैं बताई थी कि वैदिक काल में जब मैं आप लोगों को बता रही थी तो बोली थी कि निष्क और शतमान, मतलब कह
सकते हो कि सिक्के का प्रारंभिक रूप था, लेकिन उसको हम स्पष्टता सिक्का नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन पहली बार क्या होगा कि आहत सिक्के का प्रचलन होगा, और किस युग में, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात 6th सेंचुरी बीसी में। तो पूछा जाता है और इसे आप याद रखना। दूसरी बात क्या है कि देखिए, व्यापार को राजकीय संरक्षण मिलने लगेगा, जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो व्यापार को क्या हो, यहाँ पर राजकीय संरक्षण मिलेगा। और ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी आपसे क्वेश्चन बना देगा। क्या करेगा, कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाएगा और किसी भी रूप में पूछ लेगा कि इस काल में व्यापार को राजकीय संरक्षण मिलता था, तो बिल्कुल मिलता था, ठीक है। और व्यापारियों द्वारा राजाओं का संरक्षण दिया जाता था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जब व्यापार को राजकीय संरक्षण मिल रहा है, साथ ही व्यापारियों द्वारा भी राजाओं का संरक्षण दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर व्यापार का क्या होगा, महत्व तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि द्वितीय नगरीकरण होगा यहाँ पर कब, भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या एक विलेज मतलब सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था, जिसको वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा, एक लंबे गैप के बाद कह सकते हो द्वितीय नगरीकरण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काल जो था, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से क्या है, 1500 से 6 से बीसी है, ठीक है। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 से क्या था, 600 बीसी है। और उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी में आप देखेंगे कि क्या होगा कि द्वितीय नगरीकरण होगा। एक लंबे अरसे के बाद, यानी कि 1100 वर्ष बाद क्या होगा, फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण देखने को मिलेगा। और नगरीकरण में किसकी प्रधानता होगी, इस नगर में किसकी प्रधानता रहेगी, तो यहाँ पर भी व्यापार और वाणिज्य की क्या होगी, प्रधानता रहेगी। जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की प्रधानता थी, उसी तरह ठीक यहाँ भी क्या है, व्यापार में कृषि और अर्थव्यवस्था में कृषि और व्यापार की प्रधानता होगी। ओके, नेक्स्ट, सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महान परिवर्तन होगा। यहाँ पर क्या होगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में महान परिवर्तन होगा। चूंकि मैं आप लोगों को बताई थी, जब वैदिक काल पढ़ा रही थी तो ये बताई थी कि यहाँ तक ये ऋग्वैदिक काल था, और ये था उत्तर वैदिक काल। क्या है, मान लेते हैं क्षेत्र। और ये बताई थी कि ये है आपका मगध और ये है अंग, क्या है, तो इसको दूरस्थ प्रदेश से बोला जाता था। यानी कि वैदिक काल के अंतर्गत ये दोनों नहीं आता था, दूरस्थ प्रदेश के रूप में इसे बोला गया है। अथर्ववेद में मैं बताई थी कि अथर्ववेद में अंग और मगध को दूरस्थ प्रदेश के रूप में जाना, क्यों, इसलिए कि इसका आर्यीकरण नहीं हुआ था। आर्यीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि ये उनके संस्कृति से क्या थे, उनके संस्कृति को ये नहीं अपनाए थे, उनके पूजा पद्धति को नहीं अपनाए थे, उनके जो मतलब कर्मकांड था, आडंबर था, उनसे ये अछूत थे। कौन, तो अंग और मगध के लोग। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगा कि वैदिक धर्मों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी यहाँ पर। तो जैसे ही जो वैदिक धर्म यहाँ पर आएगा, फैलते फैलते तो आना तय है, ठीक है, तो विस्तरणवादी सिद्धांत के तहत तो हर कुछ आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद ये प्रतिक्रिया करेंगे, क्यों, क्योंकि वैदिक धर्म जो था, पूजा पाठ था, कर्म कांड था, वो आडंबरों से भरा पड़ा था, ठीक है। कैसे, जैसे कि यज्ञ होता था, उसमें बड़े बड़े पशुओं की बलि दी जाती थी, ठीक है, अन्न की आहुति की जाती थी। और चूंकि यहाँ पर क्या हुआ था, आते आते जनसंख्या काफी बढ़ गई थी। तो जब जनसंख्या बढ़ गई थी तो उनके भरण पोषण के लिए, दूसरी बात है कृषि का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था, तो कृषि में पशुओं का मतलब यूज किया जाता था। तो इसलिए वो क्या करते थे, वैदिक कर्मकांडों का विरोध किए, ठीक है ना, ताकि मतलब उनके थोड़ा सा जो आडंबर था उसके वजह से यहाँ पर नुकसान हो रहा था। तो उनके जो कर्मकांड था वो मगध और अंग के जो लोग थे वो क्या करते थे, विरोध करते थे। यानी अभी इनका आर्यीकरण नहीं हुआ था, इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से ये क्या थे, उनसे एक तरह से कहो तो मतलब उनकी सांस्कृतिक सोच और इनकी सांस्कृतिक सोच अलग थी। दूसरी बात है, नवीन धर्म के रूप में क्या होगा, नवीन धर्म के रूप में बौद्ध और जैन धर्म का क्या होगा, उदय होगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि इस जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है,
के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, ठीक है। और इस युग में करीब 62 संप्रदाय की जानकारी मिलती है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो नवीन धर्म के रूप में बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, और करीब करीब 62 संप्रदायों की जानकारी मिलती है। दरअसल यह काल जो है वो बौद्धिक चिंतन का युग माना जाता है। क्या माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, बौद्धिक चिंतन के युग के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस युग में यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरस्थुत्र, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से तथा भारत में बुद्ध एवं महावीर सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। परंतु यह निश्चित करना कठिन है कि विश्व के विभिन्न भागों में जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था तथा इनके जो लीडर थे, जो हेडशिप कर रहे थे इनका, वो मतलब उनमें संपर्क था कि नहीं था, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना जानिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को ही महान हलचल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में क्या होता है पूरे विश्व में, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में क्या होता है, एक तरह से कह सकते हो कि धार्मिक हलचल होता है। और ईरान में पाइथागोरस, ईरान में जरस्थुत्र, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से तथा भारत में बुद्ध एवं महावीर जैसे लीडर के, धार्मिक नेताओं के वजह से क्या होता है, एक नवीन धर्म आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बौद्ध और जैन धर्म के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सब कुछ कराएंगे, डिटेल कराएंगे, क्योंकि बहुत ही लंबी टॉपिक है, इसलिए कई सब टॉपिक में इसको बांट के पढ़ेंगे। मैं बार बार बता रही हूँ कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो सामाजिक क्षेत्र में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यहाँ भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा सामाजिक क्षेत्र में। तो कैसे परिवर्तन हो रहा है पहले हम जानते हैं, ठीक। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, जाति व्यवस्था का जन्म होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जाति व्यवस्था का। वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था का जन्म हो चुका था, लेकिन जातिक व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था में भी उतनी जटिलता नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद में जो आप सुने थे वर्ण व्यवस्था के बारे में, वो जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म आधारित था, जैसा कर्म वैसा वर्ण। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में निश्चित तौर पे वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ी थी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, शूद्र, वैश्य का कंसेप्ट आया था, लेकिन अभी उतनी जटिलता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आकर तो एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलेगी, और जाति व्यवस्था का ही जन्म हो जाएगा, ठीक है। जाति व्यवस्था का जन्म होगा, उसके बाद क्या होगा, अछूत व्यवस्था का प्रचलन, यानी कि छुआछूत का क्या होगा, प्रचलन बढ़ेगा। चंडालों की स्थिति दयनीय हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि छुआछूत का प्रचलन बढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं की स्थिति में क्या आ जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं की स्थिति में क्या आएगी, गिरावट आएगी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट कैसे आती है, क्योंकि आपको ऋग्वैदिक काल में मैं बताई थी कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सभा और समिति में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी, धार्मिक कर्मकांडों में अपने हस्बैंड के साथ पार्टिसिपेट करती थी। और उत्तर वैदिक काल में निश्चित तौर पे थोड़ी सी दशाओं में गिरावट आई थी महिलाओं की, सभा और समिति में नहीं भाग ले पा रही थी। दूसरी बात है कि उसके बाद जो सभा और समिति में इनके भाग भी लेती थी और विवाद होता था, तो महिलाओं को प्राय हारते हुए दिखाया गया है। गार्गिक संवाद आप सुने होंगे, ठीक है, याज्ञवल्क्य और गार्गिक संवाद, जिसमें याज्ञवल्क्य कहता है कि ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो विदेह में जो सभा बुलाई गई थी सिर तोड़ दिया जाएगा। तो ये स्थिति दिखा रहा था कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी, फिर भी स्थिति सम्मानजनक बनी हुई थी। लेकिन इस काल तक आते आते महिलाओं की स्थिति में और ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। क्या हो जाएगी, और ज़्यादा गिरावट आएगी। तो इन सारी चीज़ों को कराया जाएगा, अभी बस ब्रीफ कर रही हूँ। उसके बाद देखिए आक्रमण होगा, बहुत आक्रमण, तो 2 आक्रमण आपको याद रखना है। एक ईरानी आक्रमण होगा, ठीक है, जिसमें साइरस प्रथम का आक्रमण होगा, हिंदुकुश पर्वतमाला तक ही वो अटैक करेगा, उसका असफल आक्रमण होता है, वहाँ से वापस लौट जाता है। फिर डेरियस प्रथम का आक्रमण होगा, जिसे हम दारा प्रथम के रूप में जानते हैं, और दारा प्रथम का ही भारत में प्रथम ईरानी आक्रमण के रूप में, मतलब क्या है, सफल आक्रमणकारी उसको माना जाता है। उसने आक्रमण किया था क्योंकि वो कंबोज को, गंधार को क्या किया था, सिंध को जीत लिया था और अपने 20वें प्रांत के रूप में इंक्लूड किया था, ठीक है। तो इसको बताऊंगी मैं आप लोगों को। फिर यूनानी आक्रमण होता है सिकंदर के नेतृत्व में भारत में, ठीक है, ये 500 BC में आक्रमण होगा, ये 326 BC में मतलब आक्रमण करेगा, ठीक है। तो 323 BC में आक्रमण करेगा। और उसके बाद एक एक चीज़ को मैं क्या करूँगी, कवर कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो
इसी सारे सब टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन, आक्रमण कैसे, ठीक है, मगध महाजनपद कैसे, सब कुछ हम बताएंगे। अब देखिए, तो ये था मतलब सब टॉपिक के इन सारे चीज़ों को पढ़ना है। अब जानिए महाजनपद, ठीक है। तो टोटल कितने जनपद थे, तो टोटल 16 जनपद थे। कितने जनपद, 16 जनपद थे। और देखिए हमको इसकी जानकारी कैसे मिलती है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अर्थात बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, और बौद्ध ग्रंथ एक और है जिसका नाम है महावस्तु, उससे हमें 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी ग्रंथ क्या है, जैन ग्रंथ, जैनिस्ट टेक्स्ट भगवती सूत्र से भी 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए 16 जनपदों के नाम के बारे में जानिए। एक तो कंबोज, देखिए ये कंबोज है, गंधार है, ये भारत से बाहर है, बाहर का मतलब था उस, अभी मतलब मानोगे उस भारतीय उपमहाद्वीप में ही था पहले। तो ये कंबोज है और गंधार है। तो वर्तमान में पूछा जाता है कि भारत से, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप से तत्कालीन समय में दो कौन से ऐसे महाजनपद थे जो बाहर थे, तो क्या बताओगे, कंबोज और गंधार। अभी जो ये कंबोज है आपका जनपद, यह पश्चिमी सीमा का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य था और इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। और इसके दो महत्वपूर्ण शासक चंद्रवर्धन और सुदशीर थे। अर्थशास्त्र में कंबोज को वार्तशास्त्रोपजीवी कहा गया है, और मैं बता रही हूँ एक एक करके, ठीक है। उसी तरह ये गंधार जनपद जो है, ये महाजनपद जो है, वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले में स्थित था। ये जो गंधार है, ये जो गंधार जनपद, गंधार जो जनपद है, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी और वर्तमान में रावलपिंडी और बोल सकते हो पेशावर जिले में क्या था, उस समय स्थित था, अभी वर्तमान में। अब इसी 16 जनपदों का यहाँ पोजीशन दिया गया है, ठीक है। कभी कभी मतलब पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए। तो दो बाहर के जनपद, ठीक है, अभी इसको नहीं शामिल किया जा सकता, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो कंबोज है और गंधार है। ये अब देखिए मत्स्य जनपद है, राजस्थान में है। ये अवंती है, ठीक है, चेदी है, ये सब देखते चलिएगा, इस सबको मैं करा दे रही हूँ, एक मिनट। पुरू है, उसी तरह पंचाल है, ये कौशल जनपद है, ये बज्जी है, उसके बाद ये मल जनपद है, ये मगध है, और उसके बाद काशी, अस्मक, मगध इम्पोर्टेंट है, इसके उसको हम लोग बहुत बढ़िया से करेंगे डिटेल में। और एक अलग से टॉपिक मैं लूँगी, नेक्स्ट टॉपिक वही होगा मगध साम्राज्य के बारे में, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी तरह सारे जनपदों के महाजनपदों के बारे में आपको जानना है, जो कि मैं 1 बाय 1 करके बता रही हूँ। अब देखिए सबसे पहले पूछा क्या जाता है आपसे, पूछा ये जाता है कि महाजनपद पूछा जाता है और उसकी कैपिटल पूछ लिया जाता है, और कुछ कभी कभी इम्पोर्टेंस भी पूछा जाता है, तो मैच करने को दे देता है। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको भली भांति परिचित होना जरूरी है। कंबोज, इसका कैपिटल क्या था, हाटक या राजपुर था, याद रखिएगा, इसका कैपिटल क्या था, हाटक था अथवा राजपुर था, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता तो आपको पता ही है, दोनों ये पाकिस्तान में है, ठीक है। जो आपका कंबोज जनपद है ये पाकिस्तान में है। और कौटिल्य ने इसको क्या बोला था अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, इसको बोला था वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। यानी कि यहाँ के लोग कृषि पशुपालन के साथ साथ अस्त्र शस्त्र के भी प्रेमी होते थे। वार्ता मतलब कृषि कार्यों में संलग्न, शस्त्रोपजीवी मतलब योद्धा भी, अर्थात अस्त्र शस्त्र के भी प्रेमी थे। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाजनपद के लोग को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कंबोज। कंबोज कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान, क्लियर। और यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अच्छे नस्ल, क्या है कि अच्छे नस्ल के घोड़े मिलते थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाजनपद में अच्छे नस्ल के घोड़े मिलते थे, तो आपको बताना होगा कंबोज जनपद। अब देखिए गंधार जो जनपद है, ठीक है, गंधार, कंधार नहीं, भूल के भी कंधार मत समझना, गंधार मैं बोल रही हूँ। इसकी कैपिटल क्या है, तक्षशिला थी, और पुष्कलावती इसका प्राचीनतम नगर था, और कैपिटल के रूप में भी इसे प्राचीनतम कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। तो गंधार का कैपिटल तक्षशिला। विशेषता क्या है, तो ये पाकिस्तान में है, रावलपिंडी पेशावर वर्तमान में उस एरिया में पड़ता था।
और यहाँ पुष्कर सारिन अवंती नरेश को हराया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पुष्कर सारिन जो था यहाँ का क्या था, जो शासक था वो अवंती नरेश, अवंती भी तत्कालीन समय महाजनपदों में एक शक्तिशाली जनपद था और उसको ये हरा दिया था पुष्कर सारिन। याद रखना पुष्कर सारिन जो नाम है इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि पुष्कर सारिन किस महाजनपद का शासक था, तो गंधार का था। कहाँ का? गंधार का था। और किसको हराया था? तो अवंती नरेश को हरा दिया था। ठीक है, अवंती नरेश को हराया था। और मगध नरेश जो बिंबिसार था बड़ा कूटनीतिज्ञ था, वो सोचा कि कहीं हो सकता है कि मेरे साम्राज्य में भी क्या करे, ये कभी अटैक कर दे। हालांकि मगध बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, नामुमकिन था अटैक करना उस समय मगध पर, लेकिन फिर भी जो दूरदर्शी व्यक्ति था बिंबिसार, तो उसने क्या किया था कि इसके दरबार में अपना दूत भेज दिया था। क्या किया था? अपना दरबार में दोस्ती करने के लिए अपना दूत भेजा था। तो ये पूछा जाएगा कि बिंबिसार ने किस महाजनपद के शासक के दरबार में अपना दूत भेजा था, तो यही गंधार नरेश पुष्कर सारिन के दरबार में अपना दूत मंडल को भेजा था। अब देखिए ये कुरु जनपद, ये जो कुरु जनपद है आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब है कुरु जनपद। ये कुरु जनपद जो है इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल जो पुरानी कैपिटल है वो हस्तिनापुर है। क्या है? हस्तिनापुर। लेकिन क्या जब वहाँ के शासक निचचू था, ठीक है ना, तो इसी के समय ये जो हस्तिनापुर है बाढ़ में नष्ट हो जाता है। ठीक है, तब जाकर ये निचचू ने अपना कैपिटल को चेंज करके क्या किया? कौशाम्बी में बनाया था। तो यह बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि कुरु जनपद का प्राचीनतम राजधानी बताना। हस्तिनापुर, इसके पहले इंद्रप्रस्थी, हस्तिनापुर से भी पहले, तब हस्तिनापुर बना। फिर जब निचचू शासक बनता है तो कौशाम्बी। तो कैपिटल को याद रखना। ठीक है, चलो आसपास का क्षेत्र देख लो, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा वाले आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता था? कुरु जनपद बोला जाता था। जरूर याद रखना, आसपास के क्षेत्र इसमें इंक्लूड होते थे। कौन? दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता था। अब देखिए महाजनपद और राजधानी विशेषता, आगे फिर बढ़ाएंगे इसको। और सूरसेन जनपद था। कौन जनपद था? सूरसेन। कैपिटल मथुरा। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में कोई चीज़ नहीं है। वत्स जनपद देखिए, ये जो वत्स है इसका क्या है? कैपिटल कौशाम्बी है। और यहाँ याद रखना कि जो पौरव वंश था, यहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था? तो पौरव वंश, जिसका शासक उदयन था। उदयन नहीं, जो पाटलिपुत्र या उदयभद्र। उदयन और उदयभद्र अलग है, वो हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, अजात शत्रु के उत्तराधिकारी है, जो कि पाटलिपुत्र नगर को क्या किया था? पाटलिपुत्र अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, राजगीर से चेंज करके। और ये जो उदयन है, ये पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर क्या किया था कि बौद्ध धर्म को आत्मसात कर लिया था। क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, अथवा बौद्ध अनुयायी या बौद्ध मतावलंबी बन गया था। क्लियर? अब देखिए स्वप्न वासोदत्ता एक पुस्तक है, कालिदास की एक रचना है, जिसमें वासोदत्ता और उदयन की क्या है? प्रेम कथा है। क्या है? वासोदत्ता और उदयन की प्रेम कथा है। ये पूछा जाता है कि स्वप्न वासोदत्ता कैसी पुस्तक है? तो प्रेम परक यह पुस्तक है, जिसमें वासोदत्ता जो और उदयन की क्या है? प्रेम कहानी है। ठीक है, और गंधिकों के सिक्के के लिए ये जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया गया है कि कौन से जो महाजनपद है, ठीक है, उसके जो कैपिटल है उसको गंधिकों के सिक्के के रूप में जाना जाता था। तो यही कौशाम्बी, जो वत्स जनपद का कैपिटल कौशाम्बी था, तो गंधिकों के सिक्के के रूप में फेमस था। ये गंधिक कौन होते थे? तो इत्र बनाते थे। क्या बनाते थे? इत्र बनाते थे। ठीक है, तो ये यूपीएससी में इसलिए उनको गंधिक बोला जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है। और मगध नरेश शिशुनाग ने वत्स को जीतकर मगध में विलय कर लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस शासक ने, मगध के कौन से एम्परर ने वत्स को जीता था? तो आपका आंसर क्या होगा? शिशुनाग वंश का शासक शिशुनाग ने क्या किया था? वत्स को जीत लिया था और मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नो अजात शत्रु, नो बिंबिसार। जीता कौन? शिशुनाग ने। कौन जीता? शिशुनाग ने। कंफ्यूजन के लिए बिंबिसार भी ऑप्शन में रहेगा। बिंबिसार ने अंग को जीता था। ठीक है, अंग को जीता था।
अजात शत्रु ने कौशल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, बज्जी संघ को मिला लिया था, ठीक है, जीतकर। लेकिन वह वत्स को नहीं मिलाया था। वत्स को कौन मिलाएगा? तो वत्स को मिलाएगा नागवंश के शासक शिशुनाग ने। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। उसके बाद देखिए काशी, ये काशी जनपद महाजनपद के बारे में जानिए। इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है वाराणसी। क्या है कैपिटल? वाराणसी है। और इस जनपद के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। ये जो काशी महाजनपद है, इसका मतलब स्टार्टिंग में तो अस्तित्व था, शक्तिशाली था, लेकिन बाद के समय में फिर अपने अस्तित्व को क्या कर देता है? काशी खो देता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक शासक रहता है, ठीक है, ब्रह्मदत्त। तो इसके शासन में क्या होता है कि ये कुछ हिस्सा, जो ये कौशल जनपद है, ये कौशल है यहाँ पर, तो इस कौशल जनपद से कुछ हिस्सा कौशल का ये छीन लेता है, ठीक। लेकिन ब्रह्मदत्त जब हट जाता है तो जो दूसरा शासक यहाँ पर आता है, और यहाँ पर एक शासक आता है कंस, महाभारत वाला कंस नहीं, ये दूसरा कंस है। तो वो क्या करता है? कंस इन पे अधिकार कर लेता है काशी पर, और अपने प्रभाव में कर लेता है, यानी कि अपने अधीन कर लेता है काशी को, ठीक है। कौशल महाजनपद के शासक जो कंस होता है, वो क्या करता है कि काशी पे अटैक करता है, अपने प्रदेश को छीन लेता है, जो उसका वो छीना था कौशल का, और पूरे काशी पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, और काशी उसके अधीन चला जाता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो वहां का जब कंस के बाद महाकौशल शासक बनता है, कौन कौशल शासक बनता है? इसके एक पुत्र होता है जिसका नाम है प्रसेनजीत, और एक पुत्री होती है जिसका नाम है महाकौशला, ठीक है। अब क्या करता है कि महाकौशला की शादी बिंबिसार से हो जाती है। मगध नरेश है क्या? बिंबिसार। और इसी से जब इसकी शादी होती है तो काशी को दहेज में मगध को दे दिया जाता है, यानी कि मगध को दहेज में क्या हो गया? काशी मिल गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद बिंबिसार की हत्या कर देगा उसका पुत्र ये अजात शत्रु। जब अजात शत्रु इसकी हत्या करता है तो कौशल क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है और काशी को छीन लेता है। तो फिर से एक बार काशी कहाँ चला जाता है? कौशल के अंडर में चला जाता है। लेकिन अजात शत्रु जब काशी छीन गया तब काफी क्रुद्ध था, नाराज हो गया और अटैक कर देता है कौशल पर। क्या करेगा? कौशल पर अटैक करता है और कौशल की हार हो जाती है, ठीक है। और कौशल की जब हार होती है तो क्या होता है कि उसकी पुत्री, जो प्रसेनजीत की पुत्री है, बाजीरा से वो शादी कर लेता है। क्या करता है? बाजीरा से शादी करता है, और फिर से दहेज स्वरूप जो काशी है मगध को मिल जाता है, और दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। क्या होता है? दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि काशी का क्या है, एक तरह से देखो तो प्रारंभिक अवस्था के बाद जो बाद की अवस्था आता है, इसका अपना वजूद नहीं रह जाता है। कभी ये कौशल के अधीन रहता है तो फिर क्या होता है? ये मगध के अधीन में चला जाता है। क्लियर? अब देखिए मगध के बारे में अभी मैं आपको बताई हूँ कि इसको मैं डिटेल कराऊंगी क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट है। और इसकी राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी राजगृह अथवा गृह रचता, जिसका अर्थ होता है पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। फिर सेकंड इसकी राजधानी बनेगी पाटलिपुत्र, जिसको उदयनी ने बनाएगा, और फिर शिशुनाग इसका राजधानी कैपिटल बनाएगा वैशाली में। कहाँ करेगा? वैशाली में बनाएगा। तो ये तो बात की बात है, मैं बताऊंगी सब, ठीक है। तो मगध महाजनपद के लिए मैं अलग से वीडियो बनाई हूँ, नेक्स्ट क्लास में वही लूंगी। दूसरी बात देखिए, अंग महाजनपद, इसका कैपिटल क्या है? चंपा है। क्या है? चंपा, ठीक है। शासक यहाँ का था ब्रह्मदत्त था, और ये मगध साम्राज्य का पहला शिकार बना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से महाजनपद मगध साम्राज्य का पहला शिकार बना था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन जनपद बना था? तो अंग। किसके समय? तो बिंबिसार ने क्या किया था? अंग को विलय कर लिया था। किसमें? मगध में। इतना ही इसमें जानना है। और ये देखिए पांचाल जो जनपद है, इसकी 2 कैपिटल थी। देखिए इसकी 2 कैपिटल थी, एक उत्तरी कैपिटल यानी महिष्मती थी, और दक्षिणी कैपिटल कामपिल्य थी। क्या थी? कामपिल्य थी पांचाल की, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौशल जनपद, इसकी भी 2 कैपिटल,
एक कैपिटल श्रावस्ती, ठीक है, और दूसरा कैपिटल कुशावती। क्या है? कुशावती। दूसरा कैपिटल कुशावती है, ठीक। और उसके बाद देखिए, श्रावस्ती को सहेत और कुशावती को महेत के नाम में जाना जाता है। आधुनिक सहेत महत के रूप में इसे जाना जाता है। तो पूछता है कि आधुनिक सहेत किसका नाम है, तो श्रावस्ती के बारे में बताइएगा। आधुनिक महत किसका नाम है, तो कुशावती का नाम है। और नगर जो विन्यास था कौशल का जो नगर विन्यास था वो अर्धचंद्रकार था। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इसका नगर विन्यास कैसा था, तो अर्धचंद्रकार था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास यहीं पर किए थे। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कितना बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा अपना वर्षावास कहाँ किए थे, तो बताइएगा श्रावस्ती में किए थे, ठीक है, यानी कि कौशल महाजनपद में किए थे। क्यों किए थे? कि यहाँ के जो शासक था प्रसेनजीत, ये बौद्ध अनुयायी था और महात्मा बुद्ध के बहुत ही मतलब कह सकते हो कि प्रिय मित्र था। ये क्या था? प्रिय मित्र था। तो इसलिए वर्षा के समय में जाकर वो प्रसेनजीत के कैपिटल श्रावस्ती में अपना समय को क्या करते थे? व्यतीत करते थे। कौन? तो महात्मा बुद्ध। और देखिए बज्जी, ये शक्तिशाली, ये 8, ठीक है ना, 8 कुल वंशों का ये संघ था। वज्जी बहुत ही शक्तिशाली संघ था उस समय, ठीक है। वैशाली इसकी कैपिटल थी और वैशाली इज द कैपिटल। और इसी वैशाली की पहचान वसाड़ से भी की जाती है। पूछा जाता है कि वैशाली की पहचान निम्नलिखित में से किससे की जाती है, तो वसाड़, याद रखना, वसाड़। अब देखिए मल जनपद, सबका कैपिटल याद होना चाहिए आपको। 3 से 4 बार करोगे तभी याद होगा, क्योंकि मैच करने को पूछता है और खासकर पीसीएस में, ठीक है। ये जो मल जनपद है, ठीक है, और इसकी भी 2 कैपिटल है। उत्तरी और दक्षिणी में बांटकर इसको नहीं पढ़ेंगे, बस इतना जानो कि इसका कैपिटल एक पावा है और दूसरा कुशीनारा, ठीक है। तो जब भी आपको मिलेगा पावा या कुशीनारा तो टिक करना इन्हीं में से, ठीक है। मैच करने को मिलेगा तो मैच करना। और देखिए चेदी, इसके बारे में कुछ विशेष नहीं है। चेदी देखिए, चेदी जनपद, तो ये जो चेदी है जनपद, सुक्तिमती इसकी कैपिटल है। क्या है? सुक्तिमती कैपिटल है। और इसी को सोथीवती अथवा शक्तिमती के रूप में भी जाना जाता है। क्या? इसको सूथीवती, सोक्तिमती के रूप में भी जाना जाता था। क्लियर? तो ये पूछा जाता है, चेती जनपद का आपसे कैपिटल पूछ लिया जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कैपिटल पूछता है कि हो सकता है कि आपका ध्यान वहाँ पर न जाए। और इसके जैसे जो आधुनिक बुंदेलखंड, ये सब फर्रुखाबाद वाला एरिया इसी चेदी जनपद में आता है, ठीक है, याद रखना। आधुनिक बुंदेलखंड का जो एरिया है वो किस जनपद में शामिल होता है, तो इसी चेदी जनपद में शामिल होता है। और जो भगवान कृष्ण का जो प्रसिद्ध शत्रु जो था ना, शिशुपाल, वो चेदी वंश का ही था। तो भगवान कृष्ण का जिसका वो गला काट दिए थे चक्र से, वो जो शिशुपाल था वो चेदी वंश का ही था। और किस क्षेत्र में आता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ये भी पूछा जा सकता है कि चेदी जनपद किस क्षेत्र में आता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, याद रखना, ठीक है। और देखो उसके बाद अवंती जो है, अवंती जनपद, ठीक है, कौन सा जनपद? अवंती जनपद। तो ये जो जनपद है इसकी 2 कैपिटल है, इसकी भी 2 कैपिटल है, उत्तरी कैपिटल और दक्षिणी कैपिटल देख लेना। तो उज्जैनी है उत्तरी कैपिटल और दूसरी कैपिटल महिष्मती है इसकी भी। और ये प्रदोद वंश यहाँ पर शासन करता था। कौन सा वंश? प्रदोद वंश शासन करता था। और शासक जो था वो चंद प्रदोद। पूछा जाता है कि अवंती नरेश का नाम क्या था, तो चंद प्रदोद अवंती नरेश का नाम था, ठीक है। और उसके बाद जो अवंती शासक चंद प्रदोद था वो मगध के शासक शिशुनाग के समय मतलब अभी इतना जानो कि मगध के जो शासक शिशुनाग था उसी के समय अवंती को मगध साम्राज्य में विलय किया गया था। तो शिशुनाग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके समय 2 को विलय किया जाता है। कौन कौन विलय किया जाता है, तो एक तो याद रखना वत्स को विलय कर लेता है और अवंती को विलय कर लेता है मगध साम्राज्य में। तो यही पूछा जाता है कि मगध नरेश शिशुनाग ने किन किन महाजनपदों को मगध साम्राज्य में विलय किया था, तो एक अवंती को किया था और एक किसको किया था, वत्स को किया था। शासक कौन था, तो शिशुनाग था। अब देखिए
ये जो था अवंती, वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। महाकात्यायन के प्रभाव में आकर क्या किया था, चंद्रप्रद्योत बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और जो बिंबिसार है, ठीक है, मगध नरेश जो बिंबिसार था, ये चूंकि जो अवंती नरेश है पीलिया रोग से, पांडु रोग से क्या हुआ था, उस समय पीलिया रोग को पांडुरंग रोग बोला जाता था, मतलब पीड़ित था, कहने का मतलब है मरने के कगार पे था। तब जाके बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर इसका इलाज करवाया था और ये स्वस्थ हो गया था। तब से लेकर अवंती में और मगध साम्राज्य में मित्रवत संबंध भी कायम हुआ था। क्लियर? तो इसके बारे में इतना आपको जानना है। और देखिए ये मत्स्य जनपद है, ठीक है, मत्स्य जनपद जयपुर, भरतपुर, अलवर का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। तो ये पूछा जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद है जो कि राजस्थान में है, तो आप क्या बताइएगा, मत्स्य जनपद। और इसका कैपिटल जो था वो विराटनगर था। क्या था कैपिटल? विराटनगर है। और ये कौन सा स्टेट पड़ता है वर्तमान में, तो राजस्थान पड़ता है। और एरिया अगर पूछ ही दे तो आपको याद होना चाहिए कि मत्स्य जनपद में जयपुर, भरतपुर, मतलब जो अलवर वाला क्षेत्र है वो इसमें शामिल होता है। और इसको क्या किया गया था, इसे बाद में मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसे भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था, आप इसको याद रखना, ठीक है। अस्मक जनपद जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अस्मक जनपद, तो यह जो महाजनपद है ये सभी जनपदों से दक्षिण में था, यानी कि इसलिए पूछा जाता है कि वो कौन सा एक जनपद है जो कि दक्षिण भारत का जनपद है, महाजनपद है, मैं जनपद बोल रही हूँ, जनपद नहीं, महाजनपद जो है वो दक्षिण भारत में है। तो यही अस्मक जनपद, और इसकी कैपिटल क्या मतलब उस समय थी, तो या तो पोटन पूछेगा तो पोटन पे टिक करना है, या पोटला भी पूछा जा सकता है, या पैठन भी पूछा जा सकता है। तो पोटल, पोटना, पैठन, ठीक है, एक ही मतलब शब्द है और इसके कई नाम है। तो पोटन, पोटला एक ही जगह है, नाम कई है, पोटन, पोटला, पैठन, ठीक है। और दक्षिण भारत में स्थित मात्र एक जनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर है अथवा नर्मदा और गोदावरी के बीच में है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा एक जनपद है जो दक्षिण भारत का है, तो क्या आपका आंसर होगा, तो आपका होगा अस्मक, ठीक है। किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा जनपद है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, अस्मक। तो या गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में कौन सा जनपद पड़ता है, तो अस्मक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आंसर आपका होना चाहिए। तो ये थे आपके महाजनपद, 16 महाजनपद और उसके कैपिटल, और जो वहाँ जहाँ से भी विशेष चीज़ बन रहा था मैं उसको बताने का प्रयास की हूँ। इसे 2 से 3 बार करना आप जरूर, आपको फ़ायदा होगा। चूँकि ये बेस है तो इस पर काम करना जरूरी है। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट जनपद होगा मैं सबके बारे में अलग से आप लोगों को कराऊंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं मगध साम्राज्य आपको बताऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट होगा। और आज के क्लास में यहीं स्टॉप करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव ए नाइस डे।